आज हम क्षितिज कक्षा 9 का पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। तो आपको इनका जन्म याद रखना है। इनका जन्म 1945 में हुआ था और कहाँ हुआ था? नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी 3 भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। इन तीनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार और सुन लीजिए। जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको भी ये रचनाएं याद रखनी है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। इन्होंने डायरियाँ भी लिखी हैं जिनका विषय रहा है संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्व। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। तो इन्होंने डायरी विधा में लिखा है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सांवले सपनों की याद किस विधा में लिखा गया है या किस विधा की रचना है, ये प्रश्न भी आ जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? संस्मरण। और अधिक लिखना है तो डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण। सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालेम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी याद में लिखा है, यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। इस प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग किया है कि वो दिल को छू जाती है। अब हम पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे व समझेंगे। आपको भी इस पाठ को पढ़ना है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। हुजूम, भीड़ भाड़, अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालेम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। ऐसा सफ़र जिसका अंत ही नहीं है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, अलग है। किस तरह से अलग है? भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालेम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत
और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि कवि का मैंने लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि सालेम अली अब इस दुनिया से जा चुके हैं और वो लौट कर नहीं आ सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पहले खुद सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालेम अली। मिथक का अर्थ होता है प्राचीन कथाओं का वह तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को वहन करे, उसे हम मिथक कहते हैं। तो यहाँ मिथक किसे कहा गया है? सालेम अली को। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटना चक्र की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे। अब संभव है लंबी यात्राओं की थकान से उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सालेम अली की पूरी ज़िंदगी किसके लिए समर्पित थी? पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालेम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी।
इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। सालेम अली की पत्नी कौन थी? तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। इसका अर्थ है ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालेम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। इन्होंने आत्मकथा लिखी है सालेम अली ने, जिन्होंने उसका नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। यह आप याद रखिएगा इनकी आत्मकथा का नाम। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। संभव नहीं है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक या स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि उनकी जो खोज है सालेम अली की, वो कहाँ से शुरू हुई? जब बचपन में उनकी एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल हो गई थी। वहीं से इनका पक्षियों के प्रति लगाव बढ़ा। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालेम अली, तुम लौटोगे ना? अब हम इस पार्ट में आए शब्दार्थों के अर्थ लिख लेते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, नोट करना है। गढ़ना, बनाना, हुजूम, जनसमूह या भीड़, वादी, घाटी, सौंधी, सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, पलायन, दूसरी जगह चले जाना या भागना, नैसर्गिक, सहज या स्वाभाविक, हरारत, उष्णता या गर्मी, आबशार, निर्झर या झरना, मिथक,
प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। शोक, चंचल, क्षति, 100 वर्ष का समय। इस पाठ में कुछ और भी है आपके लिए जानने लायक, तो यह भी जानें। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली, जिनके बारे में ये पूरा पाठ है, उनका जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु 20 जून 1987 में। तो आपको ये याद रखना है, इस पर प्रश्न बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी आत्मकथा जो इन्होंने लिखी है, उसका नाम आपको याद रखना है। फॉल ऑफ अ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है उन्होंने, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। अब हम यहाँ D.H. लॉरेंस के बारे में भी जान लेते हैं, जिनका उल्लेख पाठ में किया गया है। इनका जन्म और मृत्यु का समय दिया गया है 1885-1930। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय हैं। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो सालेम अली की तरह यह भी एक पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे।